वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज के जो न्यूज़ अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। आज 12 जनवरी है और 2022। तो 12 जनवरी 2022 क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि इसी सेम डे 12 जनवरी 2009 को पहली बार बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसमें सतोशी नाकामोटो ने पहली बार बिटकॉइन को भेजा था हाल फिने को। तो पहली बार जब बिटकॉइन को, आज तो दुनिया भर में ट्रांजैक्शन हो रही है लेकिन कभी तो पहली ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, तो ये इसीलिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार सतोशी नाकामोटो ने ट्रांजैक्शन भेजी थी हाल फिने को। अब आपको मैं हाल फिने इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जब बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने पहली बार जब उसका वाइट पेपर रिलीज़ किया अक्टूबर के अंदर 2008 में, उसके करीब 64 दिन बाद जब सतोशी नाकामोटो ने पहला जो जेनेसिस ब्लॉक है जब वो माइन किया 3 जनवरी 2009 को, उसके बाद जब पहली बार जब ट्रांजैक्शन करी तो वो 12 जनवरी 2009 में करी। आप सोचो कि जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का वाइट पेपर लिखा होगा और जब बिटकॉइन के बारे में सोचा होगा तो शायद सतोशी नाकामोटो ही होंगे उस समय जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर बिलीव किया होगा, बिटकॉइन के अंदर बिलीव किया होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा दूसरा इंसान होगा जो उसमें बिलीव करेगा। तो जब ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि जब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था तो सतोशी, तो कौन लोग थे शुरुआती दिनों में जिन्होंने बिटकॉइन को माइन किया? कौन वो लोग थे जिन्होंने पहली बार बिटकॉइन के अंदर बिलीव किया? क्योंकि अगर आप देखो कि अगर आज बिटकॉइन एक 1 ट्रिलियन US डॉलर का मार्केट कैप है और अगर आज क्रिप्टो ओवरऑल 3 ट्रिलियन US डॉलर मार्केट कैप अगर पहुंचा, तो कोई तो ऐसे लोग थे ना शुरुआती दिनों में जिन्होंने इसके अंदर बिलीव किया था। तो आप देखो कि शुरुआती दिनों में तो जब पहली बार जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो जब सतोशी नाकामोटो ने पहली बार जब ये बिटकॉइन का वाइट पेपर बनाया तो उसको एक साइफर पंक की एक मेलिंग लिस्ट थी, उसके अंदर इस वाइट पेपर को डाला था जिसमें सतोशी नाकामोटो ने अपने इस प्लान को, इस आइडिया को डिटेल में एक वाइट पेपर के थ्रू पहली बार प्रपोज किया था ये आइडिया। अब ये साइफर पंक मेलिंग लिस्ट एक्चुअली क्या है कि उस ज़माने में दुनिया भर में जो साइफर पंक्स का मतलब ये है कि जो उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी के अंदर, इंक्रिप्शन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के जो लोग थे, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग थे और जो एक पर्पस के लिए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, जो नई नई चीज़ों को इनोवेट करते थे, डिस्कशंस करते थे। तो जैसे आज के ज़माने में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ होती हैं, उस ज़माने में एक मेलिंग लिस्ट थी जिसके अंदर काफ़ी सारे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग थे वो थे। तो एक एक ह्यूमरस नाम पड़ गया इसका, जैसे साइबर पंक्स होना चाहिए था बट ये साइफर पंक्स हो गया। इस बेसिकली साइफर पंक्स के अंदर काफ़ी लोग अनोनिमस भी थे, काफ़ी रियल लोग भी थे, बट द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इस लिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिफरेंट आइडियाज़ थे इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, उन सब आइडियाज़ को वहाँ पे लोग डिस्कस करते थे। तो सतोशी नाकामोटो ने अपना वाइट पेपर भी इसी साइफर पंक की जो मेलिंग लिस्ट थी, इस मेलिंग लिस्ट के पीछे जो बेसिकली एरिक ह्यूज और 2-3 लोग और थे जिन्होंने इस साइफर पंक मेलिंग लिस्ट को बनाया था। तो इस मेलिंग लिस्ट के अंदर पहली बार सतोशी नाकामोटो ने अपना वाइट पेपर प्रपोज किया था बिटकॉइन का। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब पहली बार 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन को पहली बार जब सतोशी नाकामोटो ने खुद जो उसका जेनेसिस ब्लॉक था, जो पहला ब्लॉक था, जब उसको माइन किया, उसके बाद पहली बार जब बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन हुई वो 12 जनवरी 2009 को हुई और पहली बार 10 बिटकॉइन जो है वो हाल फिने को सतोशी नाकामोटो ने भेजे। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल फिने का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिने उस ज़माने में जब सतोशी नाकामोटो ने पहली बार जब वाइट पेपर को मेलिंग लिस्ट के अंदर डाला था तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया था और काफ़ी सारे लोग डाउटफुल भी थे सतोशी नाकामोटो के प्लान को लेके। लेकिन हाल फिने उस ज़माने में ऐसे साइफर पंक थे, इकलौते साइफर पंक थे जिन्होंने पहली बार सतोशी नाकामोटो के अंदर विश्वास जताया था और उन्होंने पहली बार बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ते ही जो जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट बिलीफ उनका हो गया था। और जिस दिन सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया तो उसके बाद जो पहला इंसान था जिसने बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर पे, तो वो हाल फिने था। और उन्होंने ये ट्वीट भी करके बताया था कि रनिंग बिटकॉइन, उनका ट्वीट बड़ा ऐतिहासिक है। और उसके बाद जब सतोशी नाकामोटो ने जब इस चीज़ को देखते हुए पहली बार जब एज अ टेस्ट जो है वो हाल फिने को पहली बार 10 बिटकॉइन जो है वो हाल फिने को ट्रांसफ़र किए थे। हाल फिने सतोशी नाकामोटो के बाद माना यह जाता है कि अगर कोई दूसरा माइनर था सतोशी नाकामोटो के बाद शुरुआती दिनों में तो वो हाल फिने था। और उस ज़माने में जो बिटकॉइन थे वो एक लैपटॉप के थ्रू माइन हो जाया
लगाया करते थे, और सतोशी और अपने कई ब्लॉग्स के अंदर, कई इंटरव्यूज़ के अंदर हाल फिने ने ये बात एडमिट करी। और हाल फिने का ये कहना है कि वो सिर्फ एक आइडिया को सपोर्ट करना चाहते थे। उनको बिटकॉइन की सबसे अच्छी बात ये लगी, जो वाइट पेपर के अंदर जो हाल फिने के ब्लॉग्स में उन्होंने लिखी, कि उनको ये आइडिया बड़ा स्ट्राइक किया कि जो बिटकॉइन के नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है, वो लोग अपने जो कंप्यूटर पावर है, जो प्रोसेसिंग पावर है, उसको वॉलंटरीली दे के उसको सेव करेंगे। और जो ऑनेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग उस नेटवर्क से जुड़ेंगे, उनकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर जो है कंप्यूटर्स की, वो हमेशा जो अटैकर्स हैं, जिनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उनसे हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो हाल फिने का जो ये बिलीफ था कि जो ऑनेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर है, वो हमेशा जो अटैकर्स हैं उनसे हमेशा ज़्यादा रहेगी, और इसीलिए जो बिटकॉइन का नेटवर्क है वो सेव रहेगा फ्यूचर में। ये विजन थी हाल फिने की। हाल फिने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीजीपी सिस्टम्स में, हाल फिने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एनक्रिप्शन में, और उन्होंने कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे अपने शुरुआती दिनों में काम किया। हाल फिने का नाम हमेशा हिस्ट्री में याद रहेगा। जब जब बिटकॉइन की सक्सेस की बात की जाएगी तो हाल फिने को हमेशा याद किया जाएगा। और हाल फिने का ने जब अपना बिटकॉइन को जब वो शुरुआती दिनों में माइन किया, तो जब वो बाद में उनके एक ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि उनका जो सीपीयू था वो बहुत गर्म होने लगा, तो उन्होंने फिर अपनी माइनिंग बंद कर दी और उसके बाद वो और कामों में लग गए। उनको बिटकॉइन का ख्याल 2010 के एंड में आया, जब बिटकॉइन की उन्होंने देखा कि मॉनेटरी वैल्यू असाइन हो गई और अब लोग जो है बिटकॉइन को ट्रेड भी करने लगे, तो उन्होंने वापस जाके अपने वॉलेट को खंगाला और वहाँ पे उन्होंने बिटकॉइन को अपना निकाला। उनको एक बड़ी लंबी बीमारी भी हो गई थी हाल फिने को, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बिटकॉइंस उनको बेचने भी पड़े। जब बिटकॉइन की कीमत $100 की पहुंची तो काफ़ी सारे बिटकॉइन उन्होंने बेचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने लास्ट के दिनों में ये बात एडमिट करी कि अब जो भी बिटकॉइन बचे हैं उनको उन्होंने एक लेगेसी के तौर पे अपने बच्चों के लिए वो छोड़ दिए एक सेफ़ तरीके से। और जब उनके बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेवी हैं और जब वो बड़े होंगे तो अपने बिटकॉइंस को वो एक्सेस कर लेंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिटकॉइन की लेगेसी की भी बात करी, उन्होंने बिटकॉइन को सेफ़ तरीके से रखने की भी बात करी, प्राइवेट कीज़ के अपने कंट्रोल में होने की बात करी। तो ये हाल फिने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे इकोसिस्टम में। हाल फिने के ऊपर मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन मैं सच बताऊं, आप जब भी टेक्नोलॉजी को तो आप समझते ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि आप इन साइफर पंक्स को ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आज हमने एक रिलीज़ किया है ट्विटर के ऊपर, अगर आपको पसंद आए तो उस ट्विटर पर जाके उस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। आज हमने ट्रिब्यूट भी दिया है साइफर पंक्स को, क्योंकि आज 12 जनवरी है और अगर साइफर पंक्स नहीं होते और अगर हाल फिने सतोशी नाकामोटो के अंदर बिलीव नहीं करते तो शायद मैं और आप बिटकॉइन को नहीं जानते। शुरुआती दिनों में हाल फिने का जो वो बिलीव था सतोशी नाकामोटो को, जो पहली बार अगर किसी ने सतोशी नाकामोटो से इंटरैक्ट किया ईमेल के थ्रू तो वो हाल फिने थे, तो इसलिए मैंने उनके लिए इतना बड़ा वीडियो, इतना लंबा वीडियो आपके लिए किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिटकॉइन के प्रति कि जैक डॉर्से को आप सब जानते हैं कि वो ट्विटर के एज अ CEO ट्विटर से अब उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया एज अ CEO। अब वो और जो चीज़ें हैं उस पर वो फोकस करना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं कि उनकी बिटकॉइन के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है जैक डॉर्से का। जैक डॉर्से ने एक ईमेल किया है और ये हैरान कर देने वाला ईमेल है। उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया है, उस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्होंने एक ईमेल करके बोला कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन डेवलपर्स हैं। आप सब जानते हैं कि जो बिटकॉइन के जो डेवलपर्स हैं वो वॉलंटरी है, मतलब कोई किसी को नौकरी पे नहीं रखता, कोई फोर्स नहीं करता। बिटकॉइन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सारे लोग जो बिटकॉइन के डेवलपर्स हैं वो वॉलंटरी हैं। और काफ़ी सारे जो इनकी जो इनकम होती है वो काफ़ी सारी डोनेशंस होती हैं, काफ़ी सारे लोग स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोई डेवलपर्स ऐसा नहीं कि बिटकॉइन कोई संस्था है जहाँ पे सारे लोग नौकरी करते हो, नहीं, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीक़ों से लोग इसके अंदर कोई भी जाके एज अ डेवलपर कंट्रीब्यूट कर सकता है बिटकॉइन के नेटवर्क पे। अब हुआ क्या है कि काफ़ी सारे लोगों को पास्ट में जो बिटकॉइन के डेवलपर्स हैं अल्टीमेटली रियल लोग हैं, कोई सिस्टम के पीछे छुपे हुए लोग नहीं हैं, ओपनली वो डेवलपमेंट कम्युनिटी का पार्ट है। तो काफ़ी सारे लोगों को लीगल हैसल्स फेस करनी पड़ी हैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन में। तो उनका काफ़ी मोरल डाउन हुआ पीछे। जो बिटकॉइन के डेवलपर्स हैं काफ़ी उनको लीगल इशूज़ फेस करने पड़े, काफ़ी सारे उनको लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े। और जब आप लीगल हैसल्स को जब आप फेस करते हो, खासकर जब आपको नेशन स्टेट के साथ आपको जब वो लीगली आपको बैटल लड़नी पड़ती है, तो वो
कॉस्टली अफेयर भी होता है क्योंकि आपको वकील हायर करना है, चीज़ें हायर करनी है। तो बिटकॉइन डेवलपर कम्युनिटी को एक अश्योरेंस देने के लिए, एक सिक्योरिटी देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए जैक डॉर्से ने एक फ़ंड का बिटकॉइन लीगल फ़ंड करके एक फ़ंड है जिसको लॉन्च किया है, और जिसके अंदर जैक डॉर्से ने डेवलपर कम्युनिटी को, बिटकॉइन डेवलपर कम्युनिटी को अश्योरेंस दी है कि लीगली कोई भी चैलेंज होगा उस फंड के थ्रू वो पैसा रिलीज़ होगा, और कोई भी डेवलपर अगर लिटिगेशन में या लीगली कोई चैलेंज वो फेस करता है तो जो ये फ़ंड है उसमें उसको सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये कि IMF ने ये बोला है कि एक कंसर्न जाहिर किया है, और IMF का ये कहना है कि लोगों को ये कह के कि बिटकॉइन को पोजीशन करा गया कि जो ये जितने भी रिस्क्स हैं और जितने भी जो रिस्क हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस में, उनको देखते हुए जो बिटकॉइन है वो परफेक्ट हेज है अनसर्टनिटी और रिस्क के अगेंस्ट। लेकिन IMF ने बोला कि पिछले कुछ समय से 2020 से ये देखा गया है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बिहेव करती है वैसे वैसे बिटकॉइन भी बिहेव करता है, वैसे वैसे ही क्रिप्टो मार्केट भी बिहेव करती है, क्योंकि जब बिटकॉइन जैसे बिहेव करता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्रिप्टो मार्केट पे भी आता है। तो ओवरऑल जैसे स्टॉक मार्केट बिहेव कर रही है वैसे ही क्रिप्टो मार्केट बिहेव कर रही है। तो ये जो कहानी बेची गई थी ये कह के कि जो बिटकॉइन है वो परफेक्ट हेज है अगेंस्ट ऑल द रिस्क एंड अनसर्टनिटी, ये गलत है और ये बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है IMF का कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसका फिर भी कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे सब स्टॉक मार्केट में जब वो बहुत बुरी तरीके से गिरती है तो उसको आप मार्केट्स के अंदर फिर भी एक सेंट्रल एंटिटी उसे कंट्रोल कर सकती है उसकी गिरावट को। लेकिन जो बिटकॉइन की मार्केट है या क्रिप्टो की मार्केट है वो जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो वो भी गिरती है, और जब वो स्टॉक मार्केट अप हो रही है तो वो भी अप हो रही है। तो स्टॉक मार्केट की तो गवर्नेंस और कंट्रोल बेटर है हमारे पास, लेकिन क्रिप्टो मार्केट का गवर्नेंस और कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बन के उभर रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट अलग अलग हैं, दोनों एक साथ बिहेव कर रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी नेशन के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभरेगा। तो IMF ने अपनी ये कंसर्न्स दिए हैं, और IMF ने ये एक तरीके से अपने एक ब्लॉग के अंदर ये मेंशन किया है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और IMF का ये सरप्राइज़ नहीं है, IMF को थ्रेट तो ये शुरू से ही फील होता है क्रिप्टो से, क्योंकि IMF को जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो IMF की एग्जिस्टेंस पे भी तो है ना। आप समझो बात को, अगर IMF आज पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया को फाइनेंस करता है, तो वो एक लीडिंग पावर हाउस है, तो उसको IMF के जो कंसर्न्स हैं और वो हमेशा क्रिप्टो के अगेंस्ट रहा है, तो उसको एक ये नया नैरेटिव वो लेके आया है। बात एक्चुअली उसकी गलत नहीं है, अगर वो देखे तो क्रिप्टो मार्केट और अपने आप को अभी डीकपल अलग नहीं कर पाई है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि सीधी सी बात है जो लोग स्टॉक्स में भी हैं वो क्रिप्टो में भी, और स्टॉक्स के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टेड हैं, और आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड हैं। तो जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ आता है तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो उसका सेम असर जो है वो सेम तरीके की जो स्ट्रैटेजी वो क्रिप्टो मार्केट में भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी इतनी शुरुआती दिन है कि इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि क्रिप्टो जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करती है, मैं मानता हूं कि इस वक्त वो सेम तरीके से बिहेव करती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर जैसे हमने देखा कि स्टोर ऑफ वैल्यू में जैसे आज गोल्ड है वो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है क्रिप्टो मार्केट के। तो आप ये देखोगे कि आने वाले समय में भी वो जिस तरीके से बिटकॉइन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जब वो पूरी तरीके से अपने आप को पोजीशन कर लेगा तो बिल्कुल बिटकॉइन अपोजिट रिएक्ट बिहेव करेगा स्टॉक मार्केट के। लेकिन आप ये सोचो कि 8-9 साल हुए हैं, अभी 221 मिलियन लोग ही हैं बिटकॉइन के अंदर, इतने कम लोग हैं, तो और ज़्यादातर अभी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अभी रिटेल इतना एंटर नहीं किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसको दोनों को अभी इस तरीके से कहना है कि नहीं बिटकॉइन और स्टॉक क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और ये शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होने वाला है। प्रॉबेबली हाँ एक सिचुएशन आएगी, एक लेवल आएगा फ्यूचर में जब क्रिप्टो मार्केट अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेगी स्टॉक मार्केट से, और वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करेगी। जैसे कि अगर आज मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, क्रिप्टो नीचे जा रहा है, लेकिन NFTs ऊपर जा रही हैं, NFT मार्केट ऊपर जा रही है। NFT वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसे क्रिप्टो और स्टॉक कर रहे हैं। तो जैसे NFT मार्केट इवॉल्व हो रही है, कलेक्टिबल्स की एक जो मार्केट है वो अलग से बिहेव कर रही है, सिमिलरली आप बहुत जल्द आगे आने वाले समय में देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगी स्टॉक मार्केट के। लेकिन ये शॉर्ट रन में नहीं होने वाला है, और IMF का कंसर्न ठीक है, लेकिन इसको ये कहना कि थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ये बात गलत है। और कहीं ना कहीं IMF का जो ये कंसर्न है ये बताना इज़ समथिंग विच इज़ आई डोंट थिंक सो कि
इट इज़ द राइट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। तो ये कुछ अपडेट्स थे। आई एम श्योर कि आपको ऐसे अपडेट्स अगर डेली मिलते रहेंगे तो यू विल कंटिन्यू टू लाइक दीज काइंड ऑफ अपडेट्स। अगर ये अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को ज़रूर एक बार आप जाके चेक करिए, जो हमने साइफर पंक्स को जो हमने ट्रिब्यूट दिया है। और अगर आप ट्विटर पे हैं तो उस वीडियो को रीट्वीट ज़रूर करेगा और लाइक ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर आज मैं और आप मुझे सुन रहे हो और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर हम हैं तो इन साइफर पंक्स की बदौलत है, इन साइफर पंक्स के कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइस की वजह से हैं। और विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। हमेशा ही कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को साथ में समझने के साथ साथ जो विज़न थी साइफर पंक्स की, उनको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हॉल फिने को ट्रिब्यूट 12 जनवरी 2009 को ट्रिब्यूट 12 जनवरी 2022 है। और इस वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मच।